हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। पिछले लेक्चर में आपको समझाया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज कुछ और पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन मीडियम है। एक तो हमारे पास एयर है, एक ग्लास है, वाटर है और डायमंड है। ये चार प्रकार के हमारे पास मीडियम है और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है। आपको याद भी होना चाहिए, एयर का 1 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, वाटर का 4/3 होता है और डायमंड का 2.42 होता है। अगर डेसिमल में लिखा जाए तो ये 1.5 आएगा और ये 4/3 का आएगा 1.33 या 1.33। तो हमें बतानी है, हमें इनको अरेंज करना है। अरेंज in ascending order according to speed of light in that medium। हमें इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव जो लाइट होगी, लाइट की स्पीड होगी वो उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, ठीक है। मतलब जहाँ स्पीड सबसे कम होगी तो स्पीड वहाँ सबसे कम होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, पहले डायमंड आएगा, उसके बाद किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद है वाटर का, तो फिर नहीं, उसके बाद ग्लास का, फिर ग्लास आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा हमारे पास, वाटर आएगा, ठीक है। और लास्ट में एयर आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा ये इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर है ना, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे कम स्पीड रहेगी डायमंड में, उससे ज़्यादा होगी ग्लास में, उससे ज़्यादा होगी वाटर में, उससे ज़्यादा होगी एयर में, ठीक है। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वो बोल दें कि बताइए आपकी वाटर में कितनी स्पीड होती है, ठीक है, वाटर में स्पीड क्या होती है, तो फॉर्मूला है स्पीड इन मीडियम इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो हमें वाटर में निकालना है स्पीड, हमें निकालना है वाटर में स्पीड निकालना है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखाएंगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। तो ये क्या हो जाएगा 9/4। 9/4 क्या आएगा, 4 × 2 = 8, 1 10, 4 × 2 = 8, 220, 2.25। कितना आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बड़े आसानी से हमने स्पीड निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो लाइट है एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। अगर जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से वाटर में जा रही है, या है ना, ग्लास से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, तब क्या स्पीड होती, ग्लास से वाटर में। ग्लास से कितना होता है 1.5, वाटर क्या होता है 1.33, ठीक है। तो तब क्या होता, हमारी स्पीड यहाँ v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है n1 v1 = n2 v2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे वहाँ की वेलोसिटी, और जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे वहाँ की वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n1 तो दिया गया है, हमें कितना दिया गया है 1.5, मतलब 3/2, और वेलोसिटी भी दी जाएगी। इनमें से तीन चीज़ें तो आपको दी जाएगी, चौथी चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी है, 2 × 10⁸। तो 2 × 10⁸, n2 कितना है 4/3। तो v2 हमें निकालना है,
तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 वहाँ जाएगा तो ये 9 इंटू 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा फिर स्पीड आ जाएगी, लाइट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी आएगी, 4 2 जा 8 110 2.25, फिर से क्या आ जाएगी 2.25। ठीक है, तो लाइट की स्पीड वाटर में फिर से आ गई 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट की स्पीड आ गई वाटर में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मीडियम एयर से नहीं जा रही वाटर में, ग्लास से वाटर जाइए, किसी में जा रही है, तो हमें जनरल फॉर्मूला ये यूज़ करना है N1V1 = N2V2। अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की, बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल बताता है कि sin I बाय sin R ये कांस्टेंट होता है और ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या इसको और अच्छे से लिख सकते हैं N1 sin I = N2 sin R के बराबर होता है, जहाँ पे I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक लाइट रे आई है, ऑब्लिक आई है, ठीक है, ये नॉर्मल रे कहलाती है, और ये आपकी इंसिडेंस रे है, और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखा गया है कि ये अपना ऐसी सीधी नहीं चली जाती है, बैंड होती है। इसने देखा ये बैंड होती है। अब कितनी बैंड होती है, ये फिर से नॉर्मल रे है, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्नेल ने ऑब्जर्व किया कि लाइट बैंड होती है, और हमें पता करना है कि लाइट कितनी बैंड होती है, आर क्या है। तो ये अलग मीडियम था N1, ठीक है, मान लेते हैं एयर, और ये अलग मीडियम था N2, मान लेते हैं वाटर। तो लाइट मान लीजिए एयर से वाटर में इंटर की तो लाइट बैंड की, ठीक है। पहले एंगल आई था, अब एंगल क्या है, आर है। तो हम ये एंगल आर आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है, N1 sin I बाय N2 = sin R। तो इस फॉर्मूले से हम N1 N2 की वैल्यू, I की वैल्यू रख देंगे। sin I की वैल्यू दी जाती है, जैसे अगर हम बात करें sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, sin 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है, और sin 60 डिग्री होता है आपका √3/2 होता है, और sin 90 आपका होता है 1 होता है। तो अगर आपको एंगल दिया गया है तो उसका आप साइन ऑफ एंगल आराम से इस टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम आर एंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका देखते हैं क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक डायग्राम से सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। देखिए मान लीजिए ये रे ऐसे ऑब्लिक आई, और ये हमारा एयर है, और ये हमारा ग्लास है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं कितना होता है 1.5, एयर कितना होता है 1, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर। क्या बोलते हैं, रेयरर। रेयर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको बोला जाता है डेंसर। क्या बोला जाता है, डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको बोला जाता है डेंसर।
तो स्नेल ने ऑब्जर्व किया कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोला जाता है, नॉर्मल। तो वो बेंड करती है, क्या करती है, वो बेंड करती है, मुड़ती है। अब देखिए ऐसे जाना था लेकिन मुड़ेगी, तो दो तरीके हैं मुड़ने के, या तो ऐसे मुड़ जाएं या तो ऐसे मुड़ जाएं, है ना, दो तरीके है ना। स्नेल ने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या होती है, बेंड करती है। तो दो तरीके हैं बेंड होने के, या तो इस तरफ बेंड हो जाए नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से दूर हो बेंड। तो उसने देखा है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम सही है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। सो इफ रे पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium, it bends towards normal, नॉर्मल की तरफ ये मुड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, इसी का जस्ट हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, माली वाटर से एयर में जा रही है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33, तो ये डेंसर हो जाएगा, एयर का होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। अब लाइट रे ऐसे आ रही है, डेंसर से रेयर जाना चाहती है, तो सीधी तो नहीं जाएगी, बेंड करेगी। अब दो तरीके बेंड होने के, या तो ऐसे बेंड करें या तो ऐसे बेंड करें, ठीक है। अगर इस तरफ बेंड करती है तो ये तो हमारा नॉर्मल है, तो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो गई, और ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हुई। तो देखा गया है कि रे ऑफ लाइट क्या करती है, बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। सो इफ रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, it bends away from normal, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है ना, नॉर्मल से दूर बेंड करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जर्व, देखिए इसमें एक बात और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो स्नेल्स के लॉ में थी, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो देखो एंगल कम बन रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो एंगल क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अगर इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो एंगल क्या बनता है, नॉर्मल से कम बनता है, ठीक है। एंगल क्या बनता है, नॉर्मल से कम बनता है, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, देखो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, तो एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, ज़्यादा, है ना, एंगल ज़्यादा बन रहा है ना। यहाँ एंगल कम बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री है, और देखो ये ज़्यादा एंगल है, मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, तो एंगल ज़्यादा बना, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो एंगल क्या बना, कम बना। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो एंगल कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके पहले हमने क्या समझा था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो स्पीड क्या होती है, कम, स्पीड क्या होती है, कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होता है तो स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है, स्पीड क्या होती है, ज़्यादा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। अगर यहाँ पे स्पीड हमने दे दिया v1 और यहाँ पे स्पीड दे दी लाइट की v2, तो बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो स्पीड ज़्यादा होगी v2 की। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v2 विल बी ग्रेटर देन v1, मतलब जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने ही ज़्यादा क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड होती है, ठीक है, आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो ये दो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली टेबल, एक ये वाली टेबल। अब अगर हम इन दोनों टेबल को मिला दें, ठीक है, तो देखो इन दोनों का नेचर एक जैसा चल रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो एंगल कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है। तो हम ये बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एंगल कम है, अगर एंगल कम है तो स्पीड भी क्या होगी, कम,
और अगर एंगल ज़्यादा है, अगर एंगल ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में। अगर एंगल कम है तो स्पीड भी कम होगी, और अगर एंगल ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो देखिए तो आपको दो डायग्राम दिए गए हैं। एक में ये बेंड किया है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और दूसरे में भी 60 डिग्री से ही लाया गया है, 60 डिग्री से ही लाया गया है। यहाँ पे मान लेते हैं एयर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ग्लास है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा बेंड करेगी। मान लेते हैं ये जो एंगल है वो 20 डिग्री है। कितना एंगल है, 20 डिग्री है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड क्या है, v2 स्पीड है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्पीड कौन बड़ा होगा, v1 होगा v2। तो हमने देखा है क्या है कि अगर एंगल कम है तो स्पीड भी क्या है, कम है। तो एंगल कम कहाँ है, यहाँ पे। ये वाला एंगल क्या है, कम है। ये वाला ग्लास वाला एंगल क्या है, कम है। तो स्पीड भी यहाँ पे कम होगी। तो v2 क्या होगा, छोटा होगा v1 से। ठीक है, अगर एंगल कम है तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।